हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम के मध्यस्थ या फिर इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक हमने उन प्रत्यक्ष वितरण माध्यमों की चर्चा की है जिनको निर्यातक के एजेंट के रूप में कार्य करते, अर्थात जो केवल निर्यातक का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने नाम का व्यवहार नहीं करते हैं। अब हम उन मध्यस्थों की चर्चा करेंगे जो निर्यातक से अपने नाम पे माल खरीद कर स्वामी के रूप में अपने ही नाम से माल का विक्रय करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष माध्यम कहते हैं। तो उसमें सबसे पहला है व्यापारिक आयातक या फिर आयातगृह यानी मर्चेंट इम्पोर्टर्स या फिर इम्पोर्ट हाउस। तो इसमें क्या है? व्यापारी आयातक या फिर जो आयातक गृह है उसमें विदेश में स्थित वे व्यापारी या फिर कंपनियां होते हैं जो अपने नाम से माल आयात करती है तथा फिर अपने देश के थोक और फुटकर व्यापारी को बेचती। यानी आप कहीं से एक्सपोर्ट करवा रहे हो प्रोडक्ट, फिर उसको अपने थोक विक्रेता को या फिर फुटकर विक्रेता को बेचते हो। प्राय व्यापारी आयातक विदेश में स्थित व्यापारी संस्था होती है जो आयातक माल का स्वामित्व एवं कब्जा स्वयं ग्रहण करते हैं तथा माल बेचने का उत्तरदायित्व जोखिम भी स्वयं सहन करते हैं। मतलब जो भी ऊंच नीच होगी, आप क्या कर रहे हैं? निर्यातक देश से सामान आयातक करवा रहे हैं, उसके बाद फिर आप उसके स्वामी बन जा रहे हैं, उस सामान को खुद खरीद रहे हैं, उसके बाद फिर दोबारा उसको मार्केट में दूसरे जो छोटे व्यापारी हैं उनको बेचते हैं। तो ये इनको ही कहते हैं हम मर्चेंट इम्पोर्टर्स। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर्स या फिर वितरक। वितरक वह व्यक्ति होता है जिसे किसी निर्यातक व विदेशी बाजार में एकमात्र रूप से माल बेचने के लिए नियुक्त किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर हम जानते हैं कि वो किसी भी कंपनी का सामान अपनी शॉप में रखता है और बेचता है। वितरक अपने नाम से माल खरीदता है, यानी एक तरह से वो माल खरीदेगा और अपनी शॉप में या फिर जो भी मार्केट है उसका वहाँ रखता है। फिर वो क्या कर रहा है? थोक और फुटकर को जैसे मध्यस्थों को अंतिम उपभोक्ता के रूप में सामान बेचता है। वितरक माल का स्वामित्व ग्रहण करता है तथा सभी उत्तरदायित्व जोखिम अपने ऊपर लेता है। फिर वितरक निर्यातकों से लंबी अवधि के अनुबंध करता है, यानी लंबे टाइम का वो एग्रीमेंट करता है जिससे वो सामान खरीद सके बार बार। क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में भी हमको मालूम है पेमेंट का जो मोड हमने देखा था अलग अलग है। उस पेमेंट मोड में कुछ अवधियां होती हैं जिसमें आप क्रेडिट बेस पे अपना प्रोडक्ट खरीद सकते हो। तो वही चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? एक तरह से वो सामान लेता है, जैसे जैसे उसका सेल होता है वो पेमेंट करते जाता है। नेक्स्ट है थोक व्यापारी यानी होलसेलर। होलसेलर कौन होते हैं? जो वितरण के इस माध्यम में क्या करते हैं? विदेशी थोक व्यापारी निर्यातक या फिर स्थायी वितरक से माल खरीदकर फुटकर व्यापारी को बेचते हैं। जैसे आप देखते ही हैं हर देश के मार्केट में आपको देखने मिलेगा कि वहाँ होलसेलर होते हैं। वो क्या करते हैं? एक साथ मैन्युफैक्चरर से या निर्यातक से या फिर निर्माता कंपनी से क्या करते हैं? सामान खरीद लेते हैं थोक में। फिर उसको क्या करते हैं? जो फुटकर व्यापारी होते हैं उनको छोटे छोटे क्वांटिटी में बेचते जाते हैं। थोक व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे बड़ी मात्रा में माल आयात करके उसे फुटकर व्यापारी को थोड़े थोड़े मात्रा में बेचते हैं। देखिए
थोड़े थोड़े मात्रा में बेचते हैं। रिटेलर क्या इकट्ठा नहीं ले सकता, लेकिन थोक विक्रेता क्या करता है, थोक में लेता है और फिर रिटेलर को एक स्मॉल क्वांटिटी में हर रिटेलर को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट है फुटकर व्यापारी। प्रचून या फिर फुटकर व्यापारी वितरक या थोक व्यापारी से माल लेकर उसे अंतिम उपभोक्ता को बेचते हैं। यानी रिटेलर आप समझ गए, जैसे होलसेलर होता है। होलसेलर किससे ले रहा है, निर्यातक से या निर्माता से लेता है, या फिर जो आपने देखा डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनसे एक तरह से वो माल खरीदते हैं और फिर बाकी फुटकर को देते हैं। तो वैसी फुटकर किससे लेता है, जो भी होलसेलर है उनसे, या फिर जो वितरक है डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनसे माल खरीदता है। फिर उसको जो छोटे छोटे दुकान हैं, जो छोटे छोटे दुकान रहते हैं उन लोग ख़रीदते हैं कहाँ से, होलसेलर से। उसके बाद उसको एक तरह से प्रदर्शन करके क्या रखते हैं, उसके बाद अपने कस्टमर को बेचते हैं। अब बड़े बड़े बहुसंख्यीय या श्रृंखला दुकानों में मालिक सीधे विदेश से माल आयात कराता है। भाई जिनका आर्थिक स्थिति मजबूत होते जा रहा है या फिर बहुत बड़ी श्रृंखला है उनकी, यानी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं, बड़े मार्केट हैं, रिटेलर्स के रूप में उनके बहुत सारे शॉप्स हैं। रिटेलर शॉप भी कई क्या करते हैं, अपने बहुत सारे ब्रांच एरिया वाइज खोलते हैं। तो उनका जब लंबा चौड़ा चैनल होता है तो वो डायरेक्ट भी आयात करवा सकते हैं सामान, नहीं तो वो रिटेलर के रूप में किससे, होलसेलर से या वितरक से सामान खरीदते हैं। नेक्स्ट है विदेशों में शाखाएं खोलना या फिर ओपनिंग ब्रांचेस इन अब्रॉड। यदि किसी निर्माता के माल की विदेशों में बिक्री बहुत ज़्यादा होती है तो वह वहाँ अपनी शाखाएं खोल सकता है। जैसे अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं और आप वहाँ पे, आपको परमिशन मिल रही है, आपको प्लेस मिल गया है वहाँ पे ब्रांच खोलने के लिए, तो आप अपने प्रोडक्ट का डिमांड भी बहुत ज़्यादा आया। अब ये सारे फैक्टर्स अगर हैं आपके प्रोडक्ट में, आपको वो सुविधा मिल रही है अगर विदेश में, तो आप वहाँ पे अपनी शाखा खोल के खुद वहाँ से संचालित करके अपने वस्तु को बेच सकते हैं। या फिर कुछ काम करने वाले कर्मचारी को वहाँ नियुक्त कर लीजिए, तो वहाँ से आप अपने माल की आपूर्ति कर सकते हैं। नहीं तो कई निर्यातक क्या करते हैं, विदेशी बंदरगाह पर अपने भंडारण गृह की स्थापना कर देते हैं ताकि माल की आपूर्ति तुरंत की जा सके। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजी व संयुक्त उपक्रम। फ्रेंचाइजी या पट्टेदारी कह सकते हैं आप, लाइसेंसिंग। इसमें क्या होता है, मूल निर्माता द्वारा निर्धारित मानकों व विनिर्देशों के अनुसार किसी वस्तु का उत्पाद या उसके संबंध में कोई कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर देना। यानी आपका जो सामान है उसके, आपके प्रोडक्ट के नाम से ही आप कोई फ्रेंचाइजी खोल दीजिए या कोई व्यक्ति को अधिकृत कर दीजिए जो आपके माल को बेच सके। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में ऐसी व्यवस्था किसी निर्माता या फिर विदेशी फर्म के बीच होती है। क्या करते हैं, वो फर्म को अपना प्रोडक्ट दे देती है पूरा कि आप फ्रेंचाइजी ले लो, आप एक तरह से, या फिर जॉइंट वेंचर कर लो आप मेरे साथ, कि आप और मैं मिलकर मैं यहाँ इंडिया में अपने प्रोडक्ट को सेल करूँगा, आप वहाँ पे। तो उदाहरण के लिए जैसे है कोका कोला व पेप्सी में बहुत से देशों में अपने शीतल पेय बनाने के पट्टे स्थानीय फर्म को दे रखे हैं। ये पट्टेधारक मूल्य कंपनी के मानक व जो भी निर्देश हैं उनके अनुसार काम करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कंपनियों के ब्रांड नाम से बेचते हैं। मतलब जो आपका ब्रांड नेम है उसी ब्रांड नेम से वो उसको बेचेंगे। फ्रेंचाइजी उन्होंने ख़रीदा है लेकिन आपके ब्रांड नाम से आपका जो भी मानक है उसके हिसाब से वो प्रोडक्ट को बेचते हैं। इसमें संयुक्त उपक्रम है, मतलब इसमें समझौता होता है, एक तरह से एक एग्रीमेंट साइन होता है, जॉइंट वेंचर।
समझौते के अंतर्गत उत्पादन करने का अधिकार 2 या अधिक देशों की फर्मों के पास होता है और वे संयुक्त रूप से इसका प्रबंधन चलाते हैं। भाई यानी आपके पास भी उस कंपनी का पावर आ गया है, आप अब संयुक्त रूप से आप कंपनी को चलाएंगे, वो भी मतलब जो विदेशी कंपनी है वो भी और आप जिस देश के हैं वो दोनों मिलके उस कंपनी को चलाते हैं। एक तरह से इस फर्म में क्या होता है, समझौता हुआ रहता है। प्राय विकसित देशों की फर्म विशेष कच्चा माल या टेक्नोलॉजी प्रदान करती है तथा धन के कुछ भाग का विनियोग भी करती है, और विकसित देश की फर्म इस व्यवस्था में अपना माल का विदेशों में वितरण करती है। यानी जो फर्म अभी जिसके पास कच्चा माल है वो कच्चा माल प्रोवाइड करेगी और कुछ फंड लगाएगी, और जो विकसित देश के फर्म हैं वो क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को बेचने का मतलब आधा आधा काम डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट है सरकारों को विक्रय यानी सेल टू गवर्नमेंट। कुछ देश में विशेषकर साम्यवादी देश में जो अब नाम मात्र का हो गया है, वे क्या करते हैं, माल का आयात करने का अधिकार केवल सरकारी विभाग या सरकार के नियंत्रण के अधीन संगठनों को ही होता है। मतलब अब आप गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट बेचोगे क्योंकि उसका पूरा नियंत्रण गवर्नमेंट देखेगा। ऐसी संस्था लंबी अवधि के लिए बड़ी मात्रा में माल आयात के अनुबंध करती है। मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे समय के लिए उनके बीच एक एग्रीमेंट हो जाता है, आयात एग्रीमेंट होता है। प्राय किसी जाने वाले माल जनता की ज़रूरत पूरी करने वाला होता है। उदाहरण, एक देश नियमित अंतराल पर दूसरे देश को गेहूं खरीदने का 5 वर्ष का अनुबंध कराता है। मतलब जो प्रोडक्ट वहाँ नहीं मिलता एक तरह से, उसको आप गवर्नमेंट के थ्रू बेचवाते हैं विदेशों में या बेचते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो भाई अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम के गुण जो हैं, पहला है कम विनियोग यानी लेस इन्वेस्टमेंट। इसमें इन्वेस्टमेंट कम लगता है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें आप अप्रत्यक्ष वितरण में क्या कर रहे हैं, निर्माता को निर्यात गृह तक या फिर विदेशी क्रेता के एजेंट जैसे स्थानीय मध्यस्थों से व्यवहार करना होता है। इस कार्य के लिए ना तो बहुत श्रम की आवश्यकता होती है, ना ही अधिक धन की। अब आप मीडिएटर के रूप में काम कर रहे हैं या फिर आप इनडायरेक्टली अपने सामान को बेच रहे हैं, तो आपका काम क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ एक्सपोर्टर तक सामान देना या फिर जो मीडिएटर्स है उन तक आपको सामान पहुंचाना है। उसके बाद वो उनका काम है, उसका जो भी खर्चा होगा वो बियर करेंगे, आगे वो पहुंचाएंगे। तो आपका खर्चा कितना हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ एक तरह से बंदरगाह तक, निर्यातक तक पहुंचाने का। तो उसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट कम लगता है। दूसरा है निर्यात करने की समस्याओं से मुक्ति। मतलब जो निर्यात करने में जो समस्या आती है उससे आप मुक्त हो जाते हैं। इसमें क्या है, मध्यस्थ द्वारा निर्यात करने का निर्माता अपना माल अपने ही देश में निर्यात गृह या एजेंट को बेच देता है, जो कस्टम क्लियरेंस, जहाज़ द्वारा ढुलाई व बीमा की व्यवस्था व भुगतान प्राप्त कर कार्य स्वयं करते हैं। मतलब एक तरह से आप अपने एजेंट को या तो मध्यस्थ को वो पेमेंट कर देंगे, जो भी शिपिंग से रिलेटेड पेमेंट है। उसके बाद उसका आगे का जो सेलिंग होगा वो कौन करेगा, वो एजेंट करता है। तो इसका परिणाम यह होता है कि निर्माता निर्यात की अनेक जटिल प्रक्रियाओं को पूरा करने से बच जाता है। मतलब आपने एजेंट को दे दिया सामान, अब एजेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो किस माध्यम से प्रोडक्ट को लेके जाएगा, तो उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होगी वो उसको पूरा करना है। तीसरा है किफ़ायती यानी इकोनॉमी। भाई अप्रत्यक्ष माध्यम से निर्यात करने में निर्माता को ना तो विदेश में अपने
विक्रय कर्मी या एजेंट नियुक्त करना पड़ता है, ना ही वहाँ कोई शाखा खोलना पड़ता है, ना ही विज्ञापन देने का व्यय पड़ता है। आपको कुल मिला के किसको देना है? मीडिएटर्स को देना है। तो ये किफ़ायती आपका खर्चा, लेस इन्वेस्टमेंट हो रहा है। जो आगे की प्रोसेस है, यानी जो विदेश मार्केट में आपको वहाँ तक पहुँचाना, फिर एडवर्टाइजमेंट करना, फिर वहाँ अगर शाखा खोल रहे हैं, वो सबका कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि जो भी मीडिएटर है वो आपसे सामान ले रहा है और फिर उस सामान को अपने नाम से बेचेगा। नेक्स्ट है मध्यस्थों के साधनों, दक्षता व साख का लाभ मिलता है। बेनिफिट्स ऑफ रिसोर्स, स्किल एंड गुडविल ऑफ मिडिलमैन, मतलब अप्रत्यक्ष माध्यम द्वारा निर्यात करने से जो निर्माता को मध्यस्थ की दक्षता, साधन व साख का लाभ मिल जाता है, क्योंकि एक छोटे निर्माता को विदेशी बाजार में कोई नहीं जानता है। मध्यस्थ उनके माल के लिए बाजार स्थापित करते हैं। मतलब आप क्या छोटे प्रोडक्शन हाउस के हो, तो आप वहाँ जाने के लिए आपके पास उतना इकोनॉमी नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं आपके पास उतने पैसे नहीं है, आर्थिक स्थिति नहीं है अच्छी, तो आप मिडिल मैन तक ही पहुँचा पा रहे हो, तो आपने उसको सेल कर दिया, वो आगे पहुँचा रहा। तो एक तरह से क्या हो रहा है, आप साधन उसका भी प्रयोग हो रहा है, लेकिन उस साधन से आपको भी लाभ मिल रही है, दक्षता आपको भी मिल रही है, और साख यानी गुडविल भी आपको मिल रहा है एक तरह से। नेक्स्ट है विदेशी बाज़ारों की प्रवृत्तियां जानने में सहायता। भाई आप छोटे प्रोड्यूसर हो या छोटे मैन्युफैक्चर हो, तो आप क्या है वहाँ विदेश नहीं जा सकते, या आप ये कह सकते हो बड़े भी हैं तो आपको वहाँ जाने में दिक्कत तो नहीं, मतलब वहाँ जाकर पूरा मार्केट सर्च करने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर जो मिडिल मैन या फिर कोई जो मध्यस्थ है जो वहीं रह रहा है, उसके लिए वहाँ के बारे में जानना बहुत आसान होता है, क्योंकि नए जगह को पहले आपको वहाँ की भाषा, वहाँ की जो भी आर्थिक कंडीशन है, जो भी नियम कानून है गवर्नमेंट के, वो जानना, उसके बाद रिसर्च करना, मतलब इट्स अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। लेकिन जो ऑलरेडी वहाँ है उसके लिए वो आसान काम है, वो ऑलरेडी वहाँ पहले से रह रहा है, तो उसको ना लैंग्वेज की दिक्कत है, ना लोगों को जानने की दिक्कत है, वो ईज़िली जान सकता है। तो क्या है, बाज़ार की जो भी प्रवृत्ति है, कोई परिवर्तन हो रहा है या किस प्रोडक्ट की डिमांड है, वो सब कौन है, मीडिएटर्स आपको एक तरह से बता सकते हैं, उस वहाँ का ट्रेंड, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अप्रत्यक्ष वितरण माध्यम के दोष, मध्यस्थों पर निर्भर। अब आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है तो आपको मिडिल मैन पे डिपेंड होना होगा, या अपने इंटरमीडिएट्स पे डिपेंड होना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये उनके पास जितना स्टॉक है वो नहीं बिकेगा, वो आपको ऑर्डर के लिए नहीं बोलेंगे। जब उनका पूरा माल बिक जाएगा तभी वो एक तरह से आपको आगे के ऑर्डर के लिए इन्फॉर्म करेंगे। ऐसे ही होता है। नहीं, अगर आप डायरेक्ट बेचते तो डायरेक्ट आप कंज्यूमर से मिल रहे हैं, आपको डिमांड का पता है तो आप डायरेक्ट सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट तरीके में क्या है, आपको डिपेंड हो गए हैं आप पूरा किस पे, मिडिल मैन पे, व्यापार विक्रेता पे, आयातक पे या फिर होलसेलर पे। जब तक कि वो कहेगा नहीं, आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। दूसरा है भारी कमीशन का भुगतान। भाई जो एजेंट है एक तरह से आपके सामान को बेचने के लिए, वो हो सकता है कि कमीशन बहुत ज़्यादा प्राइस में ले, क्योंकि आपके प्रोडक्ट को विदेश तक वो पहुंचा रहा है और साथ में बेच रहा है, तो उसके लिए आपको बहुत सारे कमीशन का भुगतान करना पड़ेगा। अप्रत्यक्ष वितरण की दशा में निर्यातक की कमीशन व अन्य खर्चे के रूप में मध्यस्थ को भारी रकम चुकाना पड़ता है। जो मिडिल मैन है उसको क्या है, जो भी निर्यातक का कमीशन रहेगा, क्योंकि आप उसका प्रोडक्ट लेकर जो निर्यातक है वो क्या कर रहा है, अपना प्रोडक्ट बेच रहा है, उसके बदले आप आगे क्या कर रहे हो, इनडायरेक्ट में आप उसको खुद स्वामी बन के उसको बेचोगे, तो उसके बदले हमको कुछ तो कमीशन चाहिए निर्यातक को, इसीलिए उसको मध्यस्थों के लिए वो क्या बहुत महंगा पड़ जाता है।
मध्यस्थधीन बाजार में सस्ते में माल खरीद कर उन्हें विदेशी बाजार में ऊंचे माल में बेचकर खूब लाभ कमाते हैं। यदि बीच में बहुत सारे मध्यस्थ आ जाएं तो माल के मूल्य में बहुत अधिक बढ़ोतरी होती जाती है। भाई क्या होगा, कमीशन, मिडिल मैन के हेल्प से आप अपना प्रोडक्ट आगे तो भाई आपके जो मिडिल मैन है उसको अपना प्रॉफिट तो चाहिए, अपना हिस्सा भी चाहिए, तो वो क्या करेगा, प्राइस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते जाएगा। पेमेंट करने में, कमीशन में फिर दिक्कत होती है। तीसरा है उत्पाद के मूल्य में बढ़ोतरी। आप ऊपर वाले पॉइंट से ही समझ सकते हैं, जब पेमेंट हैवी होते जाएगा कमीशन का, क्योंकि आप किसी से सामान खरीद रहे हो तो वो कमीशन लेगा आपसे, क्यों, क्योंकि आप उनका सामान आगे बेचने वाले हो अपने नाम से। फिर आप किसी को दे रहे हो तो उसका कमीशन, ऐसे कमीशन ऐड करते करते क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस है, क्योंकि हर मीडिएटर क्या चाहेगा कि मेरे को उस प्रोडक्ट के पीछे जितना मैंने लगाया है वो मुझे कम से कम मिले, तो उससे क्या होता है, जो आपके उत्पाद हैं उसका प्राइस बढ़ते जाता है। नेक्स्ट है नकली व मिलावटी माल मिलने की संभावना। भाई यदि निर्माता प्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ता को माल नहीं बेचता है तो माल उनके मध्यस्थ के हाथ से गुजरकर उपभोक्ता के पास पहुंच रहा है, तो क्या होगा, नकली या मिलावटी माल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। भाई आपने तो सेफ प्रोडक्ट दिया था अपने मीडिएटर्स को, लेकिन मीडिएटर्स क्या चाहता है कि कम उसमें ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट कर दिया या फिर कुछ मिलावट कर दिया सामान में और फिर बेचेगा और हायर प्राइस में बेचेगा, तो क्या है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट तो मिलेगा, लेकिन जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि आप मिलावटी सामान दे रहे हो, नकली सामान दे रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपकी ख्याति भी जाएगी और धीरे धीरे निर्माता की भी। आखिरी है मध्यस्थ घटे हुए मूल्यों का लाभ ग्राहक तक नहीं देते हैं। भाई जो भी हो, प्राइस अगर कम है, जो निर्माता ने प्राइस आपको दिया है वो हो सकता है कम है, लेकिन अगर आप उसको कंज्यूमर तक ले जा रहे हो, मिडिल मैन तक ले जा रहे हो, तो वो प्राइस तो तुरंत बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट उसमें ऐड कर देता है। यह देखा गया है कि मध्यस्थ निर्यातक द्वारा मूल्य बढ़ाए जाने पर तो मूल्य तुरंत बढ़ा देता है, परंतु उसके द्वारा मूल्य घटाए जाने पर उसका लाभ ग्राहक तक नहीं पहुंच पाता है। यानी जब भी निर्यातक प्राइस बढ़ाएगा तो वो प्राइस बढ़ा देगा, लेकिन अगर निर्यातक ने उसको कम में दिया है तो क्या करेगा, जो मध्यस्थ है उसको सामान हायर प्राइस में ही बेचेगा कि प्रोडक्ट कम हुआ है तो उसको कम में बेचूं नहीं, उसको तो प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करना है, तो वो बढ़े हुए ही प्राइस में प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाता है। तो थैंक यू, आपके इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी ख़त्म हो गया। सॉरी फॉर द मिस्टेक्स, अगर कुछ गलती हुई होगी तो, एंड थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी।